हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम करेंगे आपका इनोवेशंस इन टीचिंग, शिक्षण में नवाचार। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एलटी के काफी सारे टॉपिक्स आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग करवाए हैं, यानी एमसीक्यूज के माध्यम से हम टॉपिक्स को कवर करते हुए चले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं, उन पे एक्सेस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ईजी है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, जहां सब्सक्राइब बटन होता है वहीं पे आपको एक ज्वाइन बटन भी मिलेगा। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कई सारे लेवल्स मिल जाएंगे, तो उसमें आप एलटी वाला जो लेवल है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेंबरशिप लेने से आपको कई सारे वीडियो जो है वो डिटेल में मिल सकते हैं। और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ, जो कि फ्री पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप है आपका मेघा जायसवाल अचीवर्स, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप ये फ्री पीडीएफ जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ पूरा कंटेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं एलटी 2026 की तैयारी, जहां पे मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमें इस ईयर देखने को मिल सकता है, ड्यू टू इलेक्शन इन 2027। और एग्जाम नहीं होगा इस साल, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बार बार कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एलटी की तैयारी अभी से क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ आपका जब आ जाता है नोटिफिकेशन तभी तैयारी करना समझदारी नहीं होती। स्पेशली मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी जिन्होंने अभी अपना बीएड कंप्लीट किया है, अभी अपना टेट क्वालिफाई किया है। अगर आप एलटी या इस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट होता है, उसमें तैयारी पहले से रखिए ताकि एग्जाम जब भी आपका आए आप उसको क्या कर सके, क्रैक कर सके। आप हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप से इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है उत्तराखंड एलटी का कंप्लीट बैच, साथ ही साथ यहाँ पर अवेलेबल है उत्तराखंड एलटी का पेपर 1, और एलटी एसएसटी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जहां पर आपको पार्ट 1, ठीक है, पेपर 1 नहीं, पार्ट 1 यानी कि एकेडमिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, और साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्ट है आपका वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे साइंस के कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। पहला आपका साइंस प्लस पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, दूसरा आपको केवल साइंस भी मिल सकता है। अभी अभी हमने केमिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च किया, अगर किसी को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो केमिस्ट्री कोर्स में भी एनरोल हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका इनोवेशंस इन टीचिंग। अब ये इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? देखो, इनोवेशंस का मतलब है नवाचार, हिंदी में नवाचार कहते हैं, यानी कोई भी नई चीज। तो हम देख रहे हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें आपकी क्या नई चीजें आई हैं जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है, ज्यादा प्रभावी हो गई है। तो टीचिंग इनोवेशंस, न्यू मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, नई तरीके की तकनीकें, हम कैसे इसको यूज करें जिससे कि हमारी टीचिंग लर्निंग और बेटर हो पाए। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम किस तरह की टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग में आपका हम यहाँ पर दोनों तरीके से देखेंगे कि जब आप टीचर बन जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्लासरूम टीचिंग जो हो रही है वहां पर हम उसमें भी इनोवेशन देखेंगे, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग में। और साथ ही साथ जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनमें क्या इनोवेटिव टेक्निक्स आई हैं जिससे कि टीचर ट्रेनिंग को भी और बेटर बनाया जाए, उनको भी आपका इसी में रखा जाता है। तो अगर हम एक ओवरव्यू लें तो आपका जो इनोवेशंस इन टीचिंग है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती है, तो ये देखोगे आप कि इनोवेशंस इन टीचिंग में आपका हम यहाँ पर कवर करेंगे माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, जिसे हम रोल प्ले भी कहते हैं, टीम टीचिंग यानी टोली शिक्षण या दल शिक्षण, फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, जिससे क्लासरूम में एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से इंटरेक्शन चल रहा है, क्योंकि हम टीचिंग में भी पढ़ चुके हैं कि क्लासरूम में किस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि टीचर लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चल रही है। इंटरेक्शन से, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उससे एनालिसिस किया जाता है कि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया चल रही है वो कितनी अच्छी है। इसके अलावा आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया और ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। ये 5 मुख्य टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में भी मेंशन कर रखे हैं, इनको हम चेक करेंगे। लेकिन इसमें से आपके जो फर्स्ट 3 हैं उनको हम
आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अदर 3 जो है आपके फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और ब्लेंडेड लर्निंग, इसको हम आपकी एलटी की जो आपकी क्लास 24 होगी उसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग और टीम टीचिंग को। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के विषय में। तो माइक्रो टीचिंग, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं, इसके प्रोपोनेंट थे DW एलन या ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। वैसे इसमें एलन, वाइट, रेयान, इन सभी के नाम आते हैं, पर DW एलन को मुख्यतः इससे जोड़ा जाता है। अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें, देखो नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। हम यहाँ पर साइज को छोटा कर रहे हैं, और सिर्फ साइज को नहीं, अब किस चीज को हम छोटा कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को, टीचिंग के हर एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपका क्लासरूम का साइज होगा, क्लासरूम का साइज आपने छोटा कर दिया। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे यहाँ पर वो कम होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, केवल 5 to 10 यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। आपने टाइमिंग को भी रिड्यूस कर दिया। टाइमिंग भी यहाँ पर क्या होगी, 5 to 10 मिनट्स होगी। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स। अगर हम यहाँ पर टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर नहीं लेना 30-40 मिनट का। आपको क्या करनी है, 5 से 10 मिनट में जो आपकी चीज खत्म हो सकती है, एक बार में एक ही स्किल के ऊपर काम करते हैं। देखो माइक्रो टीचिंग जो होती है, अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग है टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। क्या है, टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, या शिक्षण कौशलों का सुधार करना, या शिक्षण कौशलों पर महारत हासिल करना। ठीक है, टीचिंग स्किल्स को आपको सीखना होता है। अब टीचिंग स्किल्स आपके क्या क्या होते हैं, देखो टीचिंग स्किल्स होते हैं आपके, आप बच्चों से कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे किसी डायग्राम को या फिर किसी मॉडल को आप दिखा रहे हो, शो कर रहे हो। टीचिंग एड को यूज करना आना चाहिए। कैसे किसी एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बच्चों का इवेल्युएशन कैसे कर रहे हो, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो किसी भी टॉपिक की, क्लास में आपकी पोजीशन कैसी है, मतलब आप बस एक ही जगह खड़े खड़े पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर आप क्लास में कुछ चल फिर भी रहे हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये सारे आपके क्या है, टीचिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग स्किल्स हैं, जिनके ऊपर माइक्रो टीचिंग के दौरान एक बार में एक स्किल के ऊपर काम किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन पूछने को देखें तो वो आपका प्रश्नीकरण कौशल हो गया। अगर इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को तो वो प्रस्तावना कौशल हो गया। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो आपका व्याख्यान कौशल हो गया। अगर आपकी क्लास में हाव भाव कैसे हैं, आप चल फिर रहे हो या नहीं, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ब्लैक बोर्ड पे कैसा काम कर रहे हो, वो ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया। ठीक है, शामपट कौशल। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे स्किल्स जो है वो टीचिंग से जुड़े हुए होते हैं, और माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आपके इन्हीं टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है। एक शिक्षक को यही तो सीखना है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो माइक्रो टीचिंग जो है आपकी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज होने वाली इनोवेटिव टेक्निक है। किसमें, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज होने वाली आपकी एक इनोवेटिव टेक्निक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, हर चीज को आपने रिड्यूस किया है, क्लासरूम के साइज को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइमिंग, टॉपिक, एक बार में एक ही स्किल आपका वहां पर प्रैक्टिस किया जाएगा। दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये कि ये एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक क्या होता है, मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया, आपने मुझे उसके लिए फीडबैक दिया कि आपने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया, ये आपको ये चीज मेरी समझ में नहीं आई। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग स्टूडेंट से मुझे ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा, यही मेरा क्या होगा, फीडबैक होगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण। क्या कहते हैं इसे, पृष्ठ पोषण मिलेगा मुझे। इस पृष्ठ पोषण के आधार पे मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें सुधार करूंगी। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि ये एक तरीके का फीडबैक डिवाइस है, जिसकी हेल्प से आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग अभी कैसे प्रोसीजर चलता है उसमें आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, हम हर चीज यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन है वो भी यही आती है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर
डिजाइन टू डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन अ शॉर्ट टाइम विद इमीडिएट फीडबैक। स्केल डाउन करने का मतलब ही ये है यहाँ पर कि आप हर चीज को जो है रिड्यूस कर रहे हो, उसको संक्षिप्त कर रहे हो, उसे सीमित कर रहे हो, ठीक है। ये स्केल डाउन करना हुआ। आपने क्लासरूम के साइज को स्केल डाउन किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, आपने टाइमिंग को स्केल डाउन किया, आपने पूरे टॉपिक को ना पढ़ाकर आपने एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देकर एक ही स्किल एक बार में प्रैक्टिस किया, तो हर चीज क्या की जा रही है, आप स्केल डाउन की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है। यही आपके फीचर्स है, देखिए जिनको मैंने समझाया। स्मॉल ग्रुप है 5 to 10 स्टूडेंट्स का, ड्यूरेशन यानी टाइमिंग यहाँ पर शॉर्ट है, कम समय है, 5 से 10 मिनट में ही आपको क्या करना है, पढ़ाना है। यहाँ पर एक कौशल पर एक बार में ध्यान देना है और तुरंत आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक या पृष्ठपोषण मिल रहा है। यहाँ चेक करो, ये है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके 3 फेजेस या 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला होता है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञान अर्जन चरण। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्ञान अर्जन चरण। ठीक है, ज्ञान अर्जन से नाम ही पता चल रहा है। यहां पर आपको जो प्रोसेस करना है माइक्रो टीचिंग में, जिस कौशल को आपको प्रैक्टिस करना है, जिस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर आप एक बार में काम करने वाले हैं, वहां पर आप क्या करोगे, उसको पहले समझोगे। अगर मैं बस ऐसे ही कह दूं कि आप इंट्रोडक्टरी स्किल को जो है आपको प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे ही थोड़ा ना समझ में आएगा। अब इंट्रोडक्टरी स्किल को आपको समझना तो पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, आपको कोई डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, कोई जो टीचर है वो आपको इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज दे, कुछ बताए, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको पहले से कुछ ऑब्जर्व करवाए, तब तो आप समझोगे ना कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप पहले उस कौशल को, उस पर्टिकुलर स्किल को समझते हो, उसकी नॉलेज गेन करते हो। तो ऑब्जर्व करोगे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को। अक्सर यहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाने वाले, वो ही इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देते हैं या आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इस स्किल में आपको एक्चुअली करना क्या है। तो इसके ऊपर क्या होगा, पहले ऑब्जर्व करोगे, आप एनालिसिस करोगे, डिस्कशन करोगे। ये आपका प्री एक्टिव फेज हो गया। फिर आता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज, जिसे हम कहते हैं कौशल अर्जन चरण। क्या कहते हैं इसे? कौशल अर्जन चरण। मतलब अब आपको क्या करना है, इस फेज में आपको माइक्रो टीचिंग जो होती है आपकी, वो परफॉर्म की जाती है। यानी जो माइक्रो टीचिंग, अभी हम पूरा एक साइकिल पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, वो प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो वो माइक्रो टीचिंग साइकिल कौन से वाले फेज में होता है? वो सेकंड वाले फेज में होता है, स्किल एक्विजिशन फेज। यानी अब आप क्या कर रहे हो, उस कौशल को अधिग्रहित कर रहे हो, उस कौशल को अर्जित कर रहे हो। वो कैसे करोगे? खुद से प्रैक्टिस करके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे माइक्रो लेसन प्लान, फिर उसे प्रैक्टिस करोगे। आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो आपको फीडबैक मिलेगा, उसके बेसिस पे आप रीटीच करोगे, फिर से पढ़ाओगे। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आप उस स्किल को अच्छे से ना सीख जाएं। ठीक है, फीडबैक के माध्यम से आप इसे इंप्रूव करते ही रहेंगे। ये होता है आपका इंटरेक्टिव फेज। तीसरा आपका फेज होता है ट्रांसफर फेज। ठीक है, स्थानांतरण चरण। स्थानांतरण चरण। स्थानांतरण चरण में देखो क्या होता है, आपने जो स्किल्स यहाँ पर सीखे, आप एक ही नहीं बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, हर एस्पेक्ट को सीखते हो, टीचिंग का हर एस्पेक्ट आपको जब आ जाता है, अब आप उसे क्या कर सकते हो, रियल क्लासरूम में ट्रांसफर कर सकते हो। अब अपने सारे स्किल्स जो आपने सीखे हैं उसे आप रियल क्लासरूम में यूज करोगे। तो ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज हो गया। तो आपको पहली चीज क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है कि माइक्रो टीचिंग के 3 फेजेस हैं। पहला है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आप उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में ज्ञान अर्जित करते हो, उसकी जानकारी लेते हो। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, जहां पर आप उसे खुद प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव करोगे और अच्छे तरीके से सीखोगे। और तीसरा है आपका ट्रांसफर फेज। एक बार जो आपको ये सारे कौशल आ गए, तो आप फिर रियल क्लासरूम में इसको ट्रांसफर करोगे, इसे यूज करोगे। तो ये है आपके फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हम देखते हैं आपका माइक्रो टीचिंग का साइकिल। तो देखो माइक्रो टीचिंग का जो आपका साइकिल है, बेसिक तो आपने अभी समझ ही लिया, स्किल एक्विजिशन फेज में हो रहा है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है प्लान, यानी योजना बनाना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो, फिर आप टीच करते हो। 5 से 10 मिनट के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर टीच किया। देखो इसकी पूरी टाइमिंग को भी नोट कर लो, 5 से 10 मिनट यहाँ पर आपको लगे एक छोटा सा लेसन प्लान बनाने में। 5 से 10 मिनट, या फिर कई जगह आपको ना 6 to 12 मिनट्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसा भी आपका एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे ना, उसके हिसाब से देखना। फिर आप 5 से 10 मिनट की क्या करोगे, टीचिंग करोगे। उसके बाद आपकी टीचिंग के बेसिस पर माइक्रो टीचिंग का सेटअप कैसे होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग जो आपके कॉलेजेस होते हैं वहीं पर परफॉर्म किया जाता है। जो आपके
साथी गण होते हैं जो आपके और अदर फेलो टीचर ट्रेनीज हैं, वही क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो आपका मान लीजिए अगर 100 का बैच है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट आपके स्टूडेंट्स यानी कि टीचर ट्रेनीज है, वहां पर 100 अगर आपके टीचर ट्रेनीज हैं, तो इन सभी को क्या किया जाएगा, 5-5, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा, कई सारे यहाँ पर ग्रुप्स बन जाएंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बार ज्यादा का लेके चल लेती हूँ, 10 का अगर आपने एक ग्रुप बनाया तो आपके टोटल 10 ग्रुप्स हो गए। अब एक ग्रुप में जो 10 स्टूडेंट्स है उसमें से एक को रोल दिया जाएगा टीचर का, और बाकी सारे जो आपके फेलो टीचर ट्रेनीज हैं वो स्टूडेंट की भूमिका में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस समय आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, और उसके बेसिस पे आप इस माइक्रो टीचिंग साइकिल को परफॉर्म करोगे, तब तक जब तक आप उस पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से सीख ना जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखो, तीसरा स्टेप क्या आया, 5 से 10 मिनट आपको फीडबैक मिला। तो पहले आपने 5 से 10 मिनट की प्लानिंग की थी, फिर आपने 5 से 10 मिनट टीच किया था, 5 से 10 मिनट आपको लगा आपके जो फेलो टीचर ट्रेनी जो इस समय स्टूडेंट की भूमिका में है वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक के आधार पर आपने अपना लेसन प्लान ठीक किया, इसमें फिर आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, फिर आपने रीटीच किया अगेन 5 to 10 मिनट्स, और इसके बाद आप फिर से क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उस कौशल को अच्छे से ना सीख जाए, ठीक है। आप टोटल टाइम लगा लो, तो टोटल टाइमिंग इसका हो जाता है यहाँ पर लगभग 30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट्स जो है, 30 से अगर 10-10 का लगाओगे तो 60 हो जाएगा, 30 और 60 मिनट, वैसे 60 मिनट जाता नहीं है, मोस्टली ये 30 मिनट या उसके आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल है। हिंदी में देखेंगे तो ये आपका हो गया योजना, ठीक है, पाठ योजना, फिर हो गया शिक्षण, फिर हो गया आपका प्रतिपुष्टि, ये आ जाएगा आपका पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, अनुकरणात्मक सामाजिक कौशल शिक्षण, ठीक है। अगर आपको माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया है तो आपको SSST, ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SSST, ठीक है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको माइक्रो टीचिंग में बताया ना, वहां पर माइक्रो टीचिंग को भी हम लेते हैं एक तरह का रोल प्ले। रोल प्ले क्यों है, वहां पर भूमिका कौन निभा रहा है, मैंने बताया आपको जो फेलो टीचर ट्रेनीज है वो ही स्टूडेंट की भूमिका में है, और आपको वहां पर अपना कौशल प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये रोटेशन चलता रहता है, जब 10-10 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, हर एक को मौका मिलता है स्टूडेंट बनने का भी और आपका टीचर बनने का। एक ऑब्जर्वर भी होता है, लेकिन कभी कभी वो ऑब्जर्वर का रोल जो है, जो आपके टीचर्स है, रियल टीचर्स है, वो ही वहां पर रोल प्ले कर लेते हैं, क्योंकि टीचर ट्रेनीज बारी बारी से स्टूडेंट और टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उसको रोल प्ले कहा जाता है। पर रियल में अगर आपसे रोल प्ले पूछा जाए, वो है आपका SSST, ठीक है। SSST को रोल प्ले का एग्जाम्पल माना जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रो टीचिंग से ये बस इस केस में डिफर कर रहा है कि माइक्रो टीचिंग में आपने हर चीज रिड्यूस कर दी थी, यहाँ पर सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में रोल प्ले वैसा ही रहेगा। आपको ग्रुप्स में बांटा जाएगा, एक आप में से टीचर बनेगा, बाकी सारे जो हैं वो स्टूडेंट की भूमिका में होंगे, लेकिन अब आपको एक फुल लेसन पढ़ाना है, यानी फुल लेसन प्लान जो आपने तैयार किया है, लगभग आपका जो 35 से 40 मिनट का लेक्चर होता है वो आपको कंप्लीट पढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके जो माइक्रो टीचिंग में आपने अलग अलग स्किल्स सीखे थे वो सब आपके पक्के हो गए, तो अब आप एक कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। इसका यूज आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में है कि अगर जो टीचर है उसको एकदम से एक रियल क्लास में खड़ा कर दोगे तो शायद वो घबरा जाए, वो उतने अच्छे से टीचिंग है वो परफॉर्म ना कर सके। इसलिए सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के द्वारा हम फेमिलियर करवाते हैं टीचर ट्रेनीज को एक रियल क्लासरूम सिचुएशन के नकल से या रोल प्ले से, कि जब उन्हें पूरा लेसन प्लान पढ़ाना होता है तो किस तरीके से जो टीचिंग है वो क्लासरूम में चलती है, ठीक है। तो प्रपोनेंट इसके थे डोनाल्ड आर क्विकशैंक। इट इज अ टीचिंग टेक्निक वेयर सोशल सिचुएशंस आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये क्या है, एक तरीके का रोल प्ले है। आपके सामने क्लासरूम की एक सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है जिससे कि आप फेमिलियर हो सकें कि रियल क्लासरूम में किस तरीके का माहौल आपको मिलेगा, वहां पर उसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा, आप
कि क्लासरूम में जब एक टीचर की भूमिका में आप एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे, कैसे आपको बच्चों का सहयोग वहां पर लेना है, ये सारी चीजें जो है आप रोल प्ले या सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं। तो यही है आपका SSST। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका रोल प्ले आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग में आप क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर आप क्लासरूम सिचुएशन की बात करें तो वहां पर ड्रामास भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्रामा जो टेक्निक है वो आपका रोल प्ले ही है, जहां पर अगर आपको बच्चों को कोई ड्रामा समझाना होता है तो उससे बेटर है कि आप उन्हें वर्बली समझाने के बजाय अलग अलग स्टूडेंट्स को रोल्स दे दें और उसको इनेक्ट करवा लें, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा जो आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कई बार आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, ये जो IAS PCS वगैरह के इंटरव्यूज देने जाते हैं, उससे पहले क्या है, रियल भाई इंटरव्यू फेस करने से पहले अगर एक कैंडिडेट को तैयार होना है तो वो मॉक इंटरव्यूज कर सकता है, जिससे कि उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन में डील किया जाता है। फिर आपके ग्रुप डिस्कशंस हो गए, या कोई विवाद समाधान अभ्यास अगर आपको दिया जाए, GDs वगैरह होते हैं ना, उसमें आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाती है, दो लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझाने को दिया जाता है, तो ये सारे क्या है आपके, ये सब रोल प्ले और SSST के ही एग्जाम्पल्स है। माइक्रो टीचिंग और SSST यानी कि रोल प्ले दोनों ही इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अडॉप्ट की गई, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छी तरीके से टीचर्स प्रैक्टिस कर सकें और उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो। नेक्स्ट देखते हैं टीम टीचिंग, जिसे हम दल शिक्षण भी कहते हैं। इसके प्रोपोनेंट्स या प्रवर्तक जो हैं, सबसे पहले वैसे लॉयड ट्रम्प का नाम आता है, फ्रांसिस चेज ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसके बाद फ्रीमैन ने इसको डेवलप किया है। तो अक्सर आपको वैसे बुक्स में जो है ना फ्रीमैन का ही नाम ज्यादा मिलेगा, और अगर ये नाम भी आपको दिख जाए तो आप इन पे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीमैन का नाम नहीं दिख रहा और इनका नाम दिख रहा है तो ये भी टीम टीचिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो टीम टीचिंग क्या है, एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, या दो से अधिक शिक्षक जो हैं कोलैबोरेटिवली टीच करते हैं। यानी कि पूरे जो शिक्षण की प्रक्रिया है, आपको क्या प्लान करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे इवेल्युएट करना है, वो सिर्फ एक टीचर का रोल नहीं होगा इसमें, इसमें दो या दो से अधिक टीचर जो है मिलकर इसकी पूरी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। इसी को हम दल शिक्षण या टोली शिक्षण कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टीम टीचिंग में टीम किसकी होती है, स्टूडेंट्स की होती है, टीचर्स की होती है, टीचर या स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट या पेरेंट की होती है। तो टीम टीचिंग में जो टीम होती है वो टीचर्स की होती है, ठीक है। फायदा क्या होता है भाई, क्लास 9 है, ठीक है, उसका एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, और इसमें भाई एक आपका जो है डी व्यक्ति पढ़ाता है, इसमें ई व्यक्ति पढ़ाते हैं, और इसमें एफ व्यक्ति पढ़ाते हैं। अब ये किसी चीज में अच्छे हैं, डी किसी चीज में अच्छे हैं, ई किसी चीज में अच्छे हैं, एफ किसी चीज में अच्छे हैं, तो इन बच्चों को तो सिर्फ इनकी टीचिंग का लाभ हो रहा है। ऐसी बी की बात करें तो बी को सिर्फ इनका लाभ हो रहा है। अगर हम एक कोलैबोरेटिव टीचिंग करवा लें, एक टीम टीचिंग करवा लें, और एक ऐसी क्लास हो जिसमें A B C तीनों सेक्शंस के बच्चे बैठेंगे और पढ़ाने की जिम्मेदारी D E F सब कोलैबोरेटिवली लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा प्लान तैयार करेंगे कि हमें ये टीच करना है, इस टॉपिक का ये वाला पार्ट डी पढ़ाएंगे, ये ई पढ़ाएंगे, एफ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में बहुत अच्छे हैं। और कैसे ये प्लान करेंगे, कैसे ये इवेल्युएट करेंगे, पूरा जो है ये इसकी तैयारी करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, टीम टीचिंग कहलाएगा। फीचर्स देखेंगे इसके, कोऑपरेटिव प्लानिंग होती है, सहयोगात्मक योजना, यानी जो आपको टीचिंग प्लान करनी है कि शुरू से आखिर तक आपका लेसन प्लान कैसे जाने वाला है, ये तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। 3 टीचर है, 3 से ज्यादा टीचर, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, 3 मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं वो कोलैबोरेटिवली इसको प्लान करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन हो जाएगा कि किस वक्त कौन क्या करेगा। कोई अगर उस समय लेक्चर दे रहा है तो हो सकता है कोई उस समय टीचिंग एड के साथ काम कर रहा हो, कोई डिसिप्लिन को देख रहा हो। तो ये जो है कार्य का पूरा प्रॉपर डिवीजन किया जाता है कि क्लास में पूरा जब लेसन प्लान चलेगा तो किस तरीके से आपको अपने कार्य को डिवाइड करना है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होती है, लचीला समूह गठन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, टीम किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है। और बेटर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा लाभ होता है कि जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, उन सभी के जो अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मान लो उस टीचर का कोई एक जो एस्पेक्ट है, कोई सब्जेक्ट का एक पार्ट बहुत कमजोर है, तो स्टूडेंट जो है एटलीस्ट वो चीज दूसरे से सीख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। टीचर्स में
आपस में भी एक दूसरे को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए टीम एक ऐसी है जिसमें 3 टीचर्स हैं और यहाँ पर अगर हम 2 टीचर्स की बात करें, वो बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उन्हें बहुत अनुभव है और जो एक टीचर है वो न्यू टीचर है। तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। भई जो एक्सपीरियंस टीचर है उनका अनुभव जो है इस न्यू टीचर के बहुत काम आएगा, बच्चों को मैनेज करने में, किस तरीके से बताना है। और न्यू टीचर जो है उसकी इनोवेटिव टेक्निक्स हो सकती है जो एक्सपीरियंस टीचर जो है लर्न करे। क्योंकि टीचिंग में भी आपकी लर्निंग चलती रहती है, नई-नई जो टेक्निक्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो हो सकता है ये नया टीचर कुछ नई तरीके से चीज़ को बता रहा है, कोई इनोवेटिव ही मेथड लेके आया है बच्चों को सिखाने के लिए, तो उससे हो सकता है एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं, इनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर सभी के लिए क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये हो जाता है। तो बात करते हैं फ्लेंडर के इंटरैक्शन एनालिसिस की, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण। तो प्रोपोनेंट है इसके नेट ए फ्लेंडर्स और इन्हीं के नाम पर है ये फ्लेंडर का इंटरैक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर एज सच आपको प्रोपोनेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटरैक्शन मतलब बातचीत या फिर अंतःक्रिया। और कौन सी बातचीत की बात हो रही है? क्लासरूम में जो बातचीत हो रही है उसकी बात हो रही है। तो यानी हम यहाँ पर जो चीजें इंक्लूड करेंगे वो है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनालिसिस यहाँ पर किया गया है वो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रेंडर्स का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसमें वर्बल को इंक्लूड किया गया है, नॉन वर्बल को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है, जो आपका शाब्दिक यहाँ पर संचार है उसकी बात हो रही है। तो डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं। फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन यूज्ड टू एनालाइज वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने टीचिंग में पढ़ रखा है कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है उसको हम किससे देख सकते हैं? हम क्लासरूम में इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। हमें समझ में आ जाएगा कि टीचिंग कैसी चल रही है। तो वर्बल इंटरेक्शन को ही एनालाइज करने का ये सिस्टम है फ्लैंडर्स का। कई जगह आपको इसका शॉर्ट फॉर्म FIACS नाम से भी मिल जाएगा, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। क्योंकि इन्होंने जो वर्बल कम्युनिकेशन क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में जो बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, उसको उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है? कैटेगरीज में, श्रेणियों में विभाजित किया है और वो श्रेणियां आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर ये कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज देखेंगे आप, पहले तो ये आपको 3 कैटेगरीज दिखाई देंगी। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है यहाँ पर? टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस एंड कंफ्यूजन का स्टेट। तो टीचर टॉक में आपकी 7 कैटेगरीज आती हैं। शिक्षक वार्ता में आपकी क्या आती हैं? 7 आपकी कैटेगरीज आती हैं। फिर अगेन ये सब डिवाइडेड है किसमें? डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 2 कैटेगरीज आती हैं आपकी छात्र वार्ता यानी स्टूडेंट टॉक में, और एक कैटेगरी है आपकी यहाँ पर मौन या भ्रम की स्थिति, साइलेंस या कंफ्यूजन। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है एकदम खामोशी सी छा जाती है, या तो फिर मतलब यहाँ पर साइलेंस ऐसी स्टेट है कि टीचर ने कुछ काम दे रखा है तो बच्चे अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, तो वहां पे उस समय कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। या कंफ्यूजन की स्टेट है, ना टीचर को पता है अभी क्या बोलना है ना स्टूडेंट को पता है क्या बोलना है, तो उस समय क्या है, एकदम से भ्रम की स्थिति सी डेवलप हो जाती है और कोई भी शाब्दिक यहाँ पर संचार नहीं हो रहा होता। तो एक उन्होंने क्या दिया है? साइलेंस और कंफ्यूजन की स्टेट, एक कैटेगरी ये दी है। कई बार इसी कैटेगरी को देखकर लोग इसे वर्बल प्लस नॉन वर्बल कैटेगरी सिस्टम कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मौन या भ्रम उन्होंने कैटेगरी जरूर दी है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? टू इम्प्रूव टीचर बिहेवियर एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। आपको शिक्षक का व्यवहार यहाँ पर उसमें सुधार लाना है, और क्लासरूम में जो बच्चों और टीचर के बीच में बातचीत हो रही है उस कम्युनिकेशन में आपको सुधार लाना है। ये आपका फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम का, कैटेगरी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। मैं यहाँ आपको टीचर टॉक के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो कैटेगरीज है उसको भी बता देती हूँ। अगर डायरेक्ट की हम बात करें यानी प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं, आपका आ जाता है लेक्चरिंग, यानी कि आप सीधे सीधे बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं या फिर उन्हें निर्देश दे रहे हैं, गिविंग डायरेक्शंस, या फिर अपनी अथॉरिटी को, क्योंकि टीचर जो है क्लास में उसकी अथॉरिटी है, वो ही जो है क्लास को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। उस समय लीडर की भूमिका में है एक, तो वो अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करता है। तो ये है आपके 3 डायरेक्ट बिहेवियर्स या डायरेक्ट टीचर टॉक के अंतर्गत आते हैं ये आपके।
इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है एक्सेप्ट फीलिंग्स, यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, उन्हें समझना, उनकी तरफ एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना। फिर प्रेज या इंकरेज करना, बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी क्या करनी है, प्रशंसा करनी है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। बच्चों के आइडियाज को भी यूज करना है टीचिंग प्रोसेस में, और बच्चों से क्वेश्चन पूछना, ये सब इनडायरेक्ट में आता है, अप्रत्यक्ष में आता है। ठीक है। फिर स्टूडेंट टॉक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट टॉक में इन्होंने दो कैटेगरीज दी हुई है। तो स्टूडेंट टॉक में क्या आ जाता है कि बच्चे क्या बात करेंगे, या तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, या तो वो आपको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब मिलेगा। या फिर बच्चे भी टॉक इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएशन मतलब बच्चों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों ने शुरुआत करके आपसे अपना डाउट पूछ लिया, तो वो भी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। फिर साइलेंस और कंफ्यूजन तो अपने आप में ही क्लियर है, यानी कि मौन या भ्रम की स्थिति है कक्षा में। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं कार्यक्रमित या अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। कई जगह आपको अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेसिकली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है क्या, आप किसी भी टॉपिक को क्या करते हैं, बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे सिक्वेंशियल स्टेप्स में तोड़ देते हैं, जिससे कि बच्चा उसे वन बाय वन एक एक करके आगे बढ़े और अपनी स्पीड पे सीख सके। प्रोपोनेंट्स अगर हम कहेंगे, देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आया कहाँ से है, तो इसमें आप नाम लेंगे बीएफ स्किनर का। ठीक है, हालांकि नॉर्मन एक राउटर है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे टाइप की जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी टाइप्स होते हैं आपके। तो बीएफ स्किनर जो है आपके मुख्य रूप से माने जाते हैं कि ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है इनकी थ्योरी पर आधारित है। और इनकी कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी इनकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, जहां पर इनका मानना था कि बच्चा जब कोई रिस्पॉन्स देता है तो उसका रिजल्ट कैसा आया है वो बच्चे के लिए स्टिमुलस की तरह काम करता है। अगर किसी काम को करने से रीइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है तो नहीं करेगा। तो प्रभाव जो है बेसिकली वो यहाँ पर बताता है कि कोई भी काम दोहराया जाएगा या नहीं। तो यहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इस पर कैसे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच लर्निंग मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स विद इमीडिएट फीडबैक। तो कार्यक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें जो विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, आपने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। ठीक है, एक बड़ा सा पैराग्राफ था, एक बड़ा सा टॉपिक था, उसके बहुत सारे आपके तत्व थे, एलिमेंट्स थे, आपने उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया। स्टूडेंट एक बार में एक फ्रेम को खत्म करता है, उसको समझता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है वो करता है, और उसे फीडबैक क्या मिलता है, अगर उसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, वाओ कीप डूइंग इट। तो इसके बाद बच्चा मोटिवेटेड रहता है, अगर उसे इमीडिएट फीडबैक मिले, एंकरेजमेंट मिले, तो बच्चा मोटिवेटेड रहता है आगे सीखने के लिए। राइट आंसर देता जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर भी राइट आंसर देता जाएगा तो नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ेगा। अगर रॉन्ग आंसर देता है तो या तो उसे फ्रेम रिपीट करने के लिए कहा जाता है, या उसको एक एडिशनल फ्रेम में भेज दिया जाता है जहां पर उसे टॉपिक फिर से समझाया जाता है, फिर वो क्वेश्चन को दोबारा करेगा। किसी भी स्थिति में वो बिना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए आगे वाले फ्रेम पे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक बेसिक लेआउट मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी कि छोटे चरण। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया, कोई भी बड़ा टॉपिक होगा तो एकदम से बच्चे क्या करते हैं, उसे देखकर घबरा जाते हैं या उन्हें लगता है कि हम इसको कैसे समझें। लेकिन अगर आप उसी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे स्टेप्स में या फिर चरणों में तोड़कर बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे के लिए इजी अपीलिंग होता है। ठीक है, तो छोटे चरणों में आप उस टॉपिक को तोड़ेंगे, इसके बाद बच्चा एक्टिव रिस्पॉन्स देगा। बच्चे के सामने एमसीक्यू जब आते हैं तो उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो वहां पर बच्चे ने एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, उस रिस्पॉन्स के बाद उसको क्या मिला, इमीडिएट री मिला, त्वरित प्रबलन मिला, यानी कि उसको बताया गया कि उसका आंसर सही है या गलत है। आंसर सही है तो उसको बहुत अच्छा री देते हैं, वाओ गुड, आपने इसको अच्छे से किया, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में बढ़ा देते हैं। या फिर अगर बच्चे ने गलत किया है तो भी उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट भेजा जाता है कि फिर से वो उसको पढ़े समझे और अब करेक्ट आंसर दे। ठीक है, फिर सेल्फ पेसिंग है। सेल्फ पेसिंग मतलब जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को हमेशा एक ही स्पीड पे चलना है। कोई बच्चा जो है वो अपनी एक एक फ्रेम को पढ़ने में ज्यादा समय लगा सकता है, हो सकता है कोई जल्दी से उस फ्रेम को समझ जाए और सारे क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाए नेक्स्ट फ्रेम पे, कोई बच्चा ज्यादा टाइम भी ले सकता है। यहाँ पर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए।
अब यहाँ पर चेक करो, ये जो फ्रेम्स है, ठीक है, आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें एक फ्रेम में, एक आपने ये फ्रेम बनाया, इसमें जो भी आपके सामने मटेरियल लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो भी मटेरियल लिखा हुआ होता है, मान लो एक पेज आपके सामने आया, आपने लैपटॉप पे खोल रखा है इसे, और एक बार में एक पेज जो आपके सामने आया उस पे कुछ मटेरियल लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, ये आपका एक फ्रेम होगा। ठीक है, ये आपका एक फ्रेम होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक फ्रेम हो जिसमें सिर्फ रिटन मटेरियल हो, उसके आगे आपको एक दूसरा फ्रेम मिले जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो ये आपके सामने ये जो स्टेप बाय स्टेप ये विंडोज तरीके की खुलती जा रही है, इन्हीं को आप क्या कहोगे, फ्रेम्स कहोगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फ्रेम आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम आया, फिर आप सेकंड फ्रेम पे बढ़े, फिर आप थर्ड फ्रेम पे बढ़े, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जब आपने फर्स्ट फ्रेम जब पढ़ना शुरू किया था तो आपका प्राइमरी बिहेवियर यानी आपको क्या आता था, कितना आप सीख चुके थे, और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे, जब आप सारे फ्रेम्स कवर कर लेंगे, एंड बिहेवियर आपका कितना है, ठीक है, क्या है, आपने क्या सीखा, ये आपका लास्ट बिहेवियर होगा, जैसा हम टीचिंग प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में भी ऐसे ही देखा जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है आपका, इनपुट है आपका प्राइमरी बिहेवियर, ये आपका इनपुट है। फिर प्रोसेस क्या चला, ये पूरे फ्रेम रन हुए, और उसके बाद आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट है आपका लास्ट बिहेवियर। ठीक है, यानी आपने सीखा क्या, आपके अंदर वो डिजायरेबल चेंज आया, आपकी वो लर्निंग हुई या नहीं हुई। टाइप्स देखेंगे, देखिए वैसे तो अलग अलग टाइप्स होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो ही टाइप्स हैं आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। पहला है आपका लीनियर और दूसरा है आपका ब्रांच प्रोग्रामिंग, रेखीय, और दूसरा है शाखित। अब रेखीय वाला आपका बीएफ स्किनर ने दिया है और जो शाखित है वो आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इनको एक बार। देखो, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर मतलब सीधी एक रेखा पे। तो यहाँ पर आपका जो एक फ्रेम है, एक फ्रेम से आप दूसरे फ्रेम में बढ़े, दूसरे फ्रेम से आप तीसरे फ्रेम में बढ़े, तीसरे फ्रेम से आप चौथे फ्रेम में बढ़े, लेकिन आपको फ्रेम कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसका सही आंसर जब देंगे तभी आप नेक्स्ट फ्रेम पे बढ़ोगे। तो लर्निंग का यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक है, लर्निंग का पाथ यहाँ पर एक ही है, और बच्चा किसी भी हाल में जब तक उसे ये फ्रेम आ नहीं जाता या उसका क्वेश्चन का वो आंसर नहीं कर देता, वो नेक्स्ट फ्रेम पे नहीं बढ़ सकता। यानी कि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके पास है, वो प्रोग्रामर के पास है। किसके पास है, प्रोग्रामर, जिसने इसको प्रोग्राम किया है, जिसने इसे इन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग सेट किया है, उसके पास ये कंट्रोल है कि बच्चा कब आगे बढ़ेगा, जब आंसर सही करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो आउटसाइड कंट्रोल है, ये बाहर से है। इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग को हम एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ब्रांच प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, हम एक चीज बस ध्यान रखना है, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में लर्निंग का केवल एक ही रास्ता है। ब्रांच प्रोग्रामिंग में देखो क्या हो रही है, यहाँ पे शाखाएं बनी हुई है, पहले एक फ्रेम को कवर किया, फिर दूसरे फ्रेम पे पहुंचे, फिर तीसरे फ्रेम पे पहुंचे, फिर चौथे फ्रेम पे। फिर चौथे फ्रेम पे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने टेस्ट दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन सही नहीं आया, यानी कि फोर्थ वाला जो टॉपिक था वो बच्चे को समझ में नहीं आया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे नेक्स्ट फ्रेम में भेज दिया जाएगा जो इसकी ब्रांचिंग होगी। ठीक है, अब वो इस फ्रेम को समझेगा, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेगा, अगर सही किया तो ठीक, नहीं तो फिर से इसे किसी और ब्रांच में भेज दिया जाता है जहां और दूसरे तरीके से या अलग तरीके से टॉपिक को समझे। किसी भी हाल में जब वो सही आंसर नहीं करता उसे इस मेन पाथ पर नहीं वापस लाया जाएगा, यानी वो अपने टॉपिक को समझने के लिए ब्रांच दर ब्रांच घूम रहा है। ठीक है, टॉपिक को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो अंडरस्टैंड करेगा, सही आंसर देगा, तभी वो मेन पाथ पर वापस आएगा। यानी यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है, जो लर्नर है उसके पास है। लर्नर अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, जब तक वो सही लर्न नहीं कर लेता तब तक मेन पाथ पर वापस नहीं आ सकता। अब उसे लर्न करने में चाहे एक ब्रांच लगे, वो दूसरी ब्रांच में जा रहा है, फिर से वो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके हाथ में ज्यादा कंट्रोल है, इसलिए इसे इंट्रिंसिक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर स्टूडेंट जो है गलत आंसर करेगा तो क्या करेगा, उस फ्रेम को रिपीट करेगा, उसी फ्रेम को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम में भेज दिया गया, उसे एक ब्रांच फ्रेम में भेज दिया गया जहां पर मटेरियल को या तो अलग तरीके से या उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा एग्जाम्पल तरीके से उसको समझाया गया ताकि लर्नर को समझ में आए। लेकिन लीनियर में क्या किया जाता है, इसी फ्रेम को बार बार रिपीट करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ लर्निंग का एक ही रास्ता है, यहाँ पर लर्निंग के लिए ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इंट्रिंसिक, ये है एक्सट्रिंसिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि एक बार एलटी में, प्रीवियस एक एलटी पेपर में आ भी चुका है कि कौन से प्रोग्रामिंग को एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक्सट्रिंसिक पूछा था, इंट्रिंसिक पूछा था, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन एक आया था।
और लास्ट है हमारी इनोवेटिव टेक्निक ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे हम मिश्रित अधिगम कहते हैं। ब्लेंड नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने क्या किया है, मिक्स किया है। मिक्स किया है, किसे किया है मिक्स, हमने हमने ऑनलाइन जो आपकी टेक्निक्स हैं, यानी कि आपकी आजकल आईसीटी की जो भी आपकी न्यू थिंग्स हैं, ठीक है, अगर आप आईसीटी यूज करके कोई भी चीज सीखने की कोशिश करते हो, ऑनलाइन चीजों को सीखते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, ई लर्निंग कहते हो। ई लर्निंग को जब हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ ब्लेंड कर लिया है, मिक्स कर लिया है, तो उसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम कहते हैं। ठीक है, अगर प्रोपोनेंट की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपका इवॉल्व हुआ है, तो इसी के पायनियर्स का नाम इससे जोड़ दिया जाता है, चार्ल्स आर ग्राहम, कर्टिस जे बोंग। ठीक है, इनका नाम इससे जोड़ा जा सकता है। डेफिनेशन अगर आप चेक करोगे तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जो फेस टू फेस क्लासरूम मेथड, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, उसको ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ अगर आप जोड़ दो, मिक्स कर दो, तो ये आपका मिश्रित अधिगम या ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगा। कंपोनेंट्स देखो इसके क्या क्या है। फेस टू फेस लर्निंग होती है इसमें, ऑनलाइन कंटेंट भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल टूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं जो भी आपके आईसीटी में यूज होते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं यहाँ पर। फेस टू फेस तो आप क्लासरूम में तो इंटरेक्ट करते ही हो, साथ ही साथ अगर आपने कोई लाइव क्लास ऑनलाइन ले ली, जहां स्टूडेंट्स आपके घर पे बैठे हैं और टीचर उनके साथ कनेक्ट कर रही है, तो सब अपने अपने घरों से जो है, एक जूम की लाइव क्लास चल रही है, गूगल मीट की क्लास चल रही है और टॉपिक समझाया जा रहा है। आजकल तो होने ही लगा है, कोविड के बाद से क्या हो गया है, जब भी स्कूलों में अननेसेसरी छुट्टियां अगर आ जाए मौसम की वजह से या कोई और वजह से, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेने को कहा जा रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे बच्चों की लर्निंग नहीं रुकेगी। ऑनलाइन मीडियम्स को जब हम ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग है। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो, जब आपके नॉर्मल डेज ट्रेडिशनल क्लासरूम्स चल रही होती हैं, तो मान लो टीचर ने जो है एक टॉपिक या एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो है बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया, और बच्चे जो है उनसे कहा गया, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इसके ऊपर आप थोड़ी रिसर्च करके आइए या पहले से इसको थोड़ा सा देख के आओ, और क्लासरूम में इस पे डिस्कशन होगा या इस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ऑनलाइन लर्निंग जो हुई वो भी यहाँ पर यूज हुई, और ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो आपकी बातचीत हो रही है वो भी यहाँ पर यूज हो रही है। तो दोनों का मिश्रण यहाँ पर हो गया, ये हो गई आपकी ब्लेंडेड लर्निंग। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में नहीं आ रहे हो, छुट्टियां पड़ गई, तो आपका कोर्स छूटेगा ही छूटेगा, आपकी लर्निंग रुक जाएगी अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हो। लेकिन अब क्या है, अगर स्कूल में छुट्टी भी है तो भी टीचर बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकती हैं थ्रू ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन मीडियम्स, जिससे बच्चों की लर्निंग ना रुके। पर्सनलाइज लर्निंग हो गई है यहाँ पर, इंडिविजुअली हर बच्चा जो है अपने अपने फोन पर देख रहा है ना, तो मान लीजिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो टीचर ने अपलोड किया है, तो हर बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे देख सकता है। अगर किसी को एक बार समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा उसको देख सकता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, टीचर ने पढ़ाया और सारे बच्चों की नीड्स को कैटर कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एडिशनल मटेरियल स्लो लर्नर्स को अलग से भेजा जा सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग यहाँ पर जो है मिल जाती है। बेटर एंगेजमेंट है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब आप ऑनलाइन मोड में कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप बहुत सारे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस या फिर कोई एनिमेटेड फॉर्म में डिजिटल तरीके से आप बच्चों को अच्छे तरीके से शो कर सकते हो। भाई जंगल का अगर आपको कुछ बताना है तो क्लासरूम में आप शायद ना बता पाओ, अब तो खैर बता सकते हैं वो भी, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस वगैरह आ गई हैं। अगर हम पहले से कंपेयर करें इसे, पहले क्या होता था, अगर आपके पास सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही है, स्मार्ट बोर्ड्स आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो जंगल वगैरह को आप कैसे दिखाओगे, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर में दिखा दोगे, एक चार्ट में दिखा दोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करोगे, अब आप उसकी रियल पिक्चर्स या उसके एनिमेटेड वीडियोस या रियल वीडियोस भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, तो बच्चों के लिए ज्यादा इंगेजिंग हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेज जो है उन तक एक्सेस हो गया है अब, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। अब हर स्कूल जो है अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यूज कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लगा रहा है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो अच्छे से अच्छे वो प्रोवाइड करवा सके। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं ब्लेंडेड लर्निंग के। और इसी के साथ हमने अपने सारे इनोवेटिव टेक्निक्स जो भी हम टीचिंग लर्निंग मेथड में यूज करते हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्केल डाउन टीचिंग किसे कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ द अबव। देखो स्केल डाउन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपका किस में आता है, माइक्रो टीचिंग में आता है। किस में आता है,
माइक्रो टीचिंग में, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण नाम से जानते हैं, यहाँ पर कक्षा का साइज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब आपको बहुत सारी बड़ी एक कक्षा को नहीं पढ़ाना, 35-40 बच्चों को नहीं, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 to 10 स्टूडेंट्स होंगे और यहाँ पर टाइम लिमिट भी कम हो जाएगी। पूरा एक लेक्चर नहीं पढ़ाना है 30 से 40 मिनट का, सिर्फ 5 से 10 मिनट की आपको टीचिंग करनी है। एक बार में एक ही स्किल के ऊपर काम करना है और उस पर आपको फीडबैक मिलेगा। उसके हिसाब से आपको इसी तरीके से बार बार प्लान करना है, बार बार टीच करना है, बार बार फीडबैक लेना है। इसी से क्या होगा, ये जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल होती है, आप तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक आप अपने उस स्किल को बहुत अच्छे से सीख ना जाए। ठीक है, टीचिंग स्किल्स को आपका इंप्रूव करने के लिए या फिर उन्हें सीखने के लिए, ठीक है, आपके टीचिंग स्किल्स के ऊपर महारत हासिल करने के लिए आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब आपसे फीचर पूछ लिए, बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा है टीचर प्रैक्टिसेस सेवरल स्किल्स एट अ टाइम, इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, देयर इज नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन। देखो कंट्रोल तो बिल्कुल है सिचुएशन पे, ये जो हम 5 से 10 स्टूडेंट हमने कर दिए हैं, 5 से 10 मिनट की टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि हम जो आपकी टीचिंग नॉर्मली होती है उसके हमने डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पर कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक टीचर के स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल्ड है। इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ठीक है। आपका ये जो बीएड के आपकी जो प्रैक्टिस टीचिंग वगैरह होती है, उससे पहले आपने देखा होगा, आपको जब सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, आपको ग्रुप्स में बांटा जाता है। आपके साथ ही जो टीचर ट्रेनीज होते हैं वही 5-5, 10-10 का ग्रुप बना के क्या करते हैं, वही स्टूडेंट का रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। आप क्या करेंगे, अपना एक स्किल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए कोई भी स्किल है आपका, इंट्रोडक्टरी स्किल है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक को। आपके साथ जो टीचर ट्रेनीज बैठे इस समय वो स्टूडेंट की भूमिका में है। टीचिंग स्किल खत्म होने के बाद वो आपको क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप फिर से प्लान करते हो अपना लेसन प्लान, फिर से आप टीच करते हो, फिर आपको फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक इमीडिएट मिलता है यहाँ पर, तो इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। टीचर्स बहुत सारे स्किल्स एक बार में प्रैक्टिस करती है, मैंने अब भी आपको बताया एक बार में केवल एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या सही निकल के आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 6 to 10। देखो 5 to 10 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 6 to 12 भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, रहेगी रेंज इसी के बीच में। तो हु इज कंसीडर्ड द मेन प्रोपोनेंट ऑफ टीम टीचिंग, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए टीम टीचिंग, जिसे हम टोली शिक्षण, दल शिक्षण के नाम से भी जानते हैं, इससे कई सारे नाम जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे हमें कौन सा नाम दिया हुआ है। तो जॉन डीवी का नाम दिया है, फ्रांसिस चेज का नाम दिया है, बीएफ स्किनर का नाम दिया है, जेरोम ब्रनर का नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम हम देख रहे हैं टीम टीचिंग के साथ जोड़ा जाता है वो फ्रांसिस चेज, ठीक है। तो फ्रांसिस चेज ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा जे फ्रीमैन का भी कई बार आपको नाम दिख जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है पूछा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स या बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। तो देखो टीम टीचिंग में सबसे पहले तो जो टीम होती है वो किसकी होती है, टीचर्स की होती है। किसकी होती है, टीचर्स की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई टीम किसकी होती है, तो टीचर्स की टीम है। यानी कि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं, एक क्लास को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, यानी कि आप समझे 3 टीचर्स हैं बायोलॉजी के या साइंस के ओवरऑल। तो आपको क्या करना है, आपने एक टीचिंग ऐसे प्लान करी कि उसमें जो 3 या 4 टीचर हैं इनका एक ग्रुप बन गया और ये एक साथ लेक्चर लेंगे, ठीक है। मतलब उनके रोल्स डिवाइड किए जाते हैं, इस लेक्चर का कौन सा वाला पार्ट ये वाला टीचर पढ़ाएगा, कौन सा वाला पार्ट दूसरा टीचर पढ़ाएगा। उस समय बाकी टीचर क्या करेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे, इवैल्यूएशन टेक्निक कैसे होगी, पूरा एक साथ प्लानिंग। मतलब हर चीज जो है प्लानिंग से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन तक ये टीम पूरा जो है मिलकर सारे काम करती है। इससे क्या होता है भाई, देखिए अगर आपके पास स्कूल में लेबोरेटरी है, अब इतने सारे सेक्शंस अगर एक ही क्लास के भी है, क्लास 9th या क्लास 10th मान लो, उसके डी तक सेक्शंस है, सबका आपको पीरियड एक एक करके लगाना पड़ेगा, टाइम भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपने किस तरीके से, क्या आपने कहा कि भाई हम सबका कंबाइंड लेक्चर लेंगे, ठीक है, सारे ही स्टूडेंट्स को हम एक साथ पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर्स एक साथ जो है वो वहां पर टोली बनाकर अब उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको सेम टाइम पे वो चीज अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट करनी है तो सारे बच्चों को एक साथ दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज किया जा रहा है,
प्लानिंग यहाँ पर बेटर हो रही है। और पहले एक सेक्शन को एक टीचर पढ़ा रहा था, दूसरे सेक्शन को दूसरा टीचर पढ़ा रहा था। मान लो अगर एक टीचर जो है किसी एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है, दूसरा किसी दूसरे एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है, अब क्या होगा, सबका, इन सभी टीचर्स के सारे एस्पेक्ट्स का फायदा उन सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है टीचर के स्किल्स का भी, टीचर के जितने भी उनके स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो भी अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन सब चीजों का फायदा जो है बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, तो बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स भी हो जाता है यहाँ पर। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, टीचर को ऐसा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इस टीम टीचिंग से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। इस एडवांटेज के लिए टीम टीचिंग नहीं की जाती, ये 3 एडवांटेजेस के लिए टीम टीचिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लेंडेड लर्निंग रेफर्स टू। ब्लेंडेड लर्निंग को हम या मिश्रित अधिगम जो है उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, लर्निंग कंडक्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, combination of face-to-face teaching and online learning, use of smart boards in classroom, teaching through recorded video lectures only। तो देखिए ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा है। तो आज का जो टाइम है ऑब्वियसली यहाँ पर आईसीटी जो है बहुत अच्छी तरीके से अब इन्वॉल्व हो चुकी है आपकी टीचिंग में भी, जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फेस टू फेस जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ जब आप आईसीटी का, ऑनलाइन लर्निंग का भी यूज इसमें कर रहे हैं, तो इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मुझे कल कोई टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, मैंने बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ ऑनलाइन कंटेंट जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया, हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट हो उससे रिलेटेड, वो ऑनलाइन मैंने बच्चों को दे दिया कि आप इसको देख कर आना, या फिर कुछ और रीडिंग मटेरियल था इसको पढ़ के आना, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, कल हम इसके ऊपर बैठकर और भी ज्यादा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन लर्निंग के लिए तो बच्चों को मटेरियल दिया ही था, साथ ही साथ नेक्स्ट डे हम फेस टू फेस ट्रेडिशनल क्लासरूम में भी उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मिश्रित अधिगम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है फेस टू फेस टीचिंग का ऑनलाइन लर्निंग के साथ। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना ब्लेंडेड लर्निंग नहीं होगी, क्लासरूम में ही सिर्फ स्मार्ट बोर्ड आ जाए उसको भी हम सिर्फ ब्लेंडेड नहीं कहेंगे, टीचिंग थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी नहीं होती। ये तो आपका ऑनलाइन मोड हो गया ना खाली। ठीक है, क्या है यहाँ, ट्रेडिशनल क्लासरूम प्लस आपका ऑनलाइन मीडियम जो है, दोनों जब मिक्स हो रहे हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग आएगी। नेक्स्ट है, इन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम द 10th कैटेगरी रिप्रेजेंट्स। तो देखिए आपका FIACS, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है आपका, इसमें जो आपका टीचर या स्टूडेंट के बीच में जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है उसको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो इसमें पूछा है कि जो आपकी 10th कैटेगरी है वो क्या है, टीचर गिव्स डायरेक्शंस, स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, साइलेंस और कंफ्यूजन, टीचर क्रिटिसिज्म और जस्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ 10th कैटेगरी, और जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है वो पहचान जाएंगे। 10th कैटेगरी आपकी साइलेंस और कंफ्यूजन है, मौन या भ्रम की स्थिति। और रिवीजन के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका FIACS का आपका कैटेगरी सिस्टम है उसमें टीचर टॉक में आपके आते हैं 7 कैटेगरीज, स्टूडेंट टॉक में आती हैं आपकी 2 कैटेगरीज, और साइलेंस और कंफ्यूजन आपकी 1 कैटेगरी। तो 7 कैटेगरीज आपकी टीचर टॉक में आती है। टीचर टॉक को फिर फर्दर डिवाइड किया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, फिर इसके बाद स्टूडेंट टॉक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पर 10th कैटेगरी जो कि है साइलेंस एंड कंफ्यूजन। डिटेल में मैंने इसको आपका लेक्चर 24 में भी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय स्टीफन एम कोरे, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, जॉन डीवी या अर्थर कनिंगम। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षा किसने अपनाया था, किसने अडॉप्ट किया था, तो ड्वाइट एलन है। ठीक है, ड्वाइट एलन। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये आपके क्या है, माइक्रो टीचिंग में जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है उसमें किस ऑर्डर में आपका जो है स्टेप्स चलते हैं वो पूछा गया है। टीच, प्लान, फीडबैक, रीटीच, रीप्लान, रीफीडबैक, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। तो देखो अगर मैंने आपको जो प्रोसेस समझाया था आपकी समझ में आया है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सबसे पहले होती है प्लानिंग, फिर होती है टीचिंग, फिर इसके बाद उस पर मिलता है फीडबैक। फीडबैक के आधार पे अब आप क्या करोगे, रीप्लान करोगे, रीप्लान करने के बाद रीटीच करोगे, और रीटीच करने के बाद रीफीडबैक आपको मिलेगा। और ये साइकिल चलता रहता है तब तक जब तक जो टीचर है वो उस टीचिंग स्किल को प्रॉपर तरीके से सीख ना जाए। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइक्रो टीचिंग फेजेस। तो आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके चरण होते हैं 3, और आपको सीक्वेंस बताना है कि यहाँ पर सही सीक्वेंस कौन सा है। स्किल एक्विजिशन फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज,
ट्रांसफर फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज, नॉलेज एक्विजिशन फेज, ट्रांसफर फेज, स्किल एक्विजिशन फेज। तो देखो आपका माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला चरण जो होता है आपका वो होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आप जिस टीचिंग स्किल को आपको परफॉर्म करना है उसका ज्ञान लोगे। पहले उसकी नॉलेज तो लोगे कि ये स्किल है क्या, किसके बारे में। अगर इंट्रोडक्टरी स्किल है तो आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आप शुरुआत कैसे करोगे, आपको किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करना है, पहले उसका नॉलेज लेना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है। तो यहां से आपका आ गया नॉलेज एक्विजिशन फेज में, कि डी ऑप्शन आ रहा है कि बी ऑप्शन आ रहा है। फिर दूसरा होता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज, यानी एक बार आपने ज्ञान ले लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा ये इंट्रोडक्टरी फेज है, मतलब इंट्रोडक्टरी स्किल है, इसको मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है। अब आप क्या करोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे, उसे करके देखोगे, ठीक है, यानी यहाँ माइक्रो टीचिंग साइकिल परफॉर्म की जाएगी। तो वो होता है आपका स्किल एक्विजिशन फेज। और तीसरा होता है ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज या स्थानांतरण चरण जिसे हम कहते हैं, एक बार टीचर जब सारे स्किल सीख जाता है तो उसको अब रियल क्लासरूम में, ठीक है, अभी तक तो रोल प्ले चल रहा था, आपके टीचर ट्रेनिंग जो साथी थे वही स्टूडेंट बन के बैठे हुए थे, ऑब्जर्वर भी आप में से एक बन जाता है, लेकिन अब क्या होगा, रियल क्लासरूम में आप उन स्किल्स को परफॉर्म करोगे। तो ट्रांसफर फेज, जब आप अपने रोल प्ले वाली क्लासरूम से उसे रियल क्लासरूम में लेकर आते हो। तो ये है आपका बी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइक्रो टीचिंग साइकिल इसमें से कौन से फेज में परफॉर्म की जाती है, तो स्किल एक्विजिशन फेज में परफॉर्म की जाती है। एक डायग्राम से इसको यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। तो ये आ गया नॉलेज एक्विजिशन फेज, जहां पर आपने उस स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ठीक है, डिस्कशन किया कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे चीजें होनी है। फिर इसके बाद आपका स्किल एक्विजिशन फेज, जो कि इंटरेक्टिव फेज कहलाता है। यहाँ पर आपने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो है बनाया, प्रैक्टिस किया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हुई, मतलब यही आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल जिसके बारे में अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन बात की थी, वो चलता रहेगा। उसके बाद आप एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन में इसको ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टीचिंग स्किल्स आर गिवन बाय एनसीईआरटी। अब देखो हम बहुत बार बोल रहे हैं ना कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए की जाती है, टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो टीचिंग स्किल्स हैं क्या, देखो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी स्किल, एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी स्किल हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हो गया, क्लास में सीधे तो खड़े नहीं रहोगे, चलोगे फिरोगे कुछ करोगे, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्किल्स होते हैं अलग अलग। तो अब एनसीईआरटी ने कितने स्किल्स दिए, तो यहाँ पर देखो 13, 14, 19 और 21 दिया हुआ है। इससे पहले वैसे 19 ही चलते थे, लेकिन एक बार और चेक कर लेना, शायद एक और ऐड हुआ है, तो शायद अब 20 स्किल्स हो गए, बट 19 यहाँ जो ऑप्शन में है सबसे क्लोजेस्ट 19 है, तो हम 19 को लेके चलेंगे। अभी तक 19 ही टीचिंग स्किल्स होते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ और भी, तो 13 टीचिंग स्किल्स दिए हैं आपके बीके पस्सी ने, पूछ लेते हैं तो पता होने चाहिए आपको। बीके पस्सी ने कितने दिए हैं, बीके पस्सी ने 13 टीचिंग स्किल्स दिए। उसके बाद आपके 14 टीचिंग स्किल्स दिए हैं एलन और रियान ने। किसने दिए, एलन एंड रियान ने, इनका नाम माइक्रो टीचिंग स्किल में आता है, ठीक है। तो 14 टीचिंग स्किल एलन और रियान ने दिए, बीके पस्सी ने 13 टीचिंग स्किल दिए, एनसीईआरटी ने 19 दिए हैं। रीसेंट चेक करना, अगर 20 होगा तो 20 याद करके जाना, ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से देख लेना ऑप्शन में क्या दिया। फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हो, टीचिंग स्किल्स पर ही अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, टीचिंग स्किल्स पता होने चाहिए। तो एक बार एक लिस्ट जैसी जो है वो देख लेना। टीचिंग स्किल्स कई तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया बीके पस्सी के द्वारा 13 माइक्रो टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लिखने का जो आपका कौशल है, चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, क्वेश्चनिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, प्रश्नीकरण कौशल इसको कहते हैं हम, प्रॉबिंग क्वेश्चन, चिंतनशील प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। फिर आपका एक्सप्लेनिंग स्किल हो गया, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, जहां बच्चों को उदाहरण दे देकर जो है टॉपिक को समझाते हो। स्टिमुलस वेरिएशन मैंने अभी आपको बताया, रीइंफोर्समेंट, यानी आप किस तरीके से बच्चे को क्या करोगे, रीइंफोर्स करो। बच्चा आंसर कर रहा है तो आप, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के ऊपर गुड 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 बोलना है, आपको उसमें भी चेंज लाना होता है। तो रीइंफोर्समेंट स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, अचीविंग क्लोजर, मतलब आपने जब टॉपिक पढ़ा लिया उसके बाद आप उसको एक अच्छा क्लोजर दोगे, समापन दोगे, एक समरी सी उसकी सुना के फिर बच्चों को बताओगे। लेक्चर कल्मिनेट करने का भी एक तरीका होता है। फिर हो गया रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, ठीक है, बच्चा कौन जो है आपके तरफ अटेंटिव है नहीं है। टीचिंग एड्स को यूज करने का भी एक स्किल होता है। साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज देने का भी स्किल होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्किल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब इस पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो देखो स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन ये स्किल है, जहां पर खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है, या चिंतनशील प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल कहते हैं जिसे। ड्राइंग स्किल है, स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अचीविंग क्लोजर अभी हमने देखा, ड्राइंग स्किल कोई स्किल नहीं है, ठीक है, टीचिंग में ड्राइंग स्किल नहीं देखे जाते आपको। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है कुछ सिद्धांतों पे चलता है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है सिद्धांत है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग यानी स्वगति का सिद्धांत, तो बच्चा अपनी गति पे सीखता है, ये बिल्कुल सही है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसी पर बेस्ड है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही। यहाँ पर टॉपिक के बाद बच्चे को क्वेश्चन दिए जाते हैं, अक्सर वो मल्टीपल चॉइस के ही होते हैं, ठीक है, टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें बच्चा जो है तुरंत उस पर आंसर करता है और तुरंत उसको फीडबैक मिलता है। तो एक्टिव रिस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया, अगर बच्चों को टॉपिक समझ में आने लगा, इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आया बच्चा कुछ ना कुछ क्लिक जरूर करेगा, ठीक है ना। ये आपने देखा भी होगा कि अगर आप बच्चे को क्वेश्चन राइटिंग फॉर्म में दो कि भाई पूरा आंसर लिखो डिटेल में, तो बच्चा सोचने में वो सोचेगा भी कि मैं करूं नहीं करूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो ABCD में से कुछ तो क्लिक कर ही देगा। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक भी इमीडिएट मिलता है। आप कंप्यूटर में जैसे ABCD में से अपना ऑप्शन डालोगे, तुरंत वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है ना, आपका आंसर सही है गलत है, और वो आपको अच्छे से रीइंफोर्स भी करता है, गुड, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर वाओ, यू डिड इट, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेशन जैसा देता है। तो इमीडिएट फीडबैक भी यहाँ पर मिलता है। फिर ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ये सभी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका किस थ्योरी पर बेस्ड है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? BF स्किनर, ठीक है। तो BF स्किनर को जो है क्रेडिट जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन्हीं के दिए हुए जो आपका ऑपरेंट अनुबंधन, ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, उस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज गिवन बाय थॉमस F गिलबर्ट, BF स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, नन ऑफ द अबव। तो देखो आपकी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग भी होती है, ब्रांच प्रोग्रामिंग भी होती है। लीनियर मतलब रेखित, और आपका ब्रांच का मतलब होता है शाखित। तो यहाँ पर ब्रांच के लिए पूछा गया किसने दी है, तो ब्रांच वाली आपकी दी है नॉर्मन ए क्राउडर ने, और जो आपकी रेखित है लीनियर प्रोग्रामिंग दी है BF स्किनर ने। ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक? सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये सभी हैं, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक में ये सारी ही चीजें यूज की जाती है, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम भी क्या बोला, इनोवेटिव टेक्निक्स इन टीचिंग। तो ये आपकी इनोवेटिव टेक्निक्स है जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज की जा रही है, टीचर्स को और अच्छे से सिखाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ब्रांच प्रोग्रामिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, अडेप्टिव प्रोग्रामिंग। तो आपका भाई लीनियर तो मैंने बता ही दिया था, वो तो एक अलग टाइप है, अडेप्टिव कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात आती है, तो यहाँ पर ब्रांच प्रोग्रामिंग जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है। ब्रांच प्रोग्रामिंग का मतलब है बच्चे ने यहाँ पर एक फ्रेम को कवर किया, उसने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर किया, अगर उसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, मेन लर्निंग पाथ ये था, अगर उसका आंसर रॉन्ग है तो उसे इस पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उसे एक ब्रांचिंग में भेजा जाएगा और उसे फिर से कोई और फ्रेम को यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा, ताकि इस वाले फ्रेम को अच्छे से समझ सके। जो कंटेंट यहाँ पे लिखा था बच्चे के अगर समझ में नहीं आया तभी तो उसे रॉन्ग आंसर किया, तो उससे रिलेटेड उसे किसी दूसरे फ्रेम में भेज दिया गया कि अब दोबारा से इसको अलग तरीके से समझो, ठीक है, इस टॉपिक को दूसरे तरीके से समझो। अब अगर बच्चे को समझ में आया, क्वेश्चन आंसर उसने सही किया, तब तो मेन रास्ते पे वापस आएगा, मेन पाथ पर जो लर्निंग का रास्ता था उसका। अगर नहीं किया तो उसे फिर से किसी ब्रांचिंग में भेज दिया जाएगा, जहां पर वो फिर से उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, ठीक है। तब तक वो इस मेन पाथ पे वापस नहीं आ सकता जब तक कि वो इस टॉपिक को समझ के यहाँ से सही आंसर करके फिर इस पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर उसे सही आंसर करना पड़ेगा, इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ये तब तक वो ब्रांचिंग में जाता रहेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल किसके पास हो गया? बच्चे के पास है ना। बच्चा जो है खुद, जो भी लर्नर है, वो यहाँ पर जब तक सही आंसर नहीं कर रहा, वो अलग अलग ब्रांचेस में जो है वो घूम घूम के दोबारा सीख रहा है। तो कंट्रोल यहाँ पे लर्नर के हाथ में है, इसीलिए ये क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, ये इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके फ्रेम्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं, यहाँ लर्निंग का बस एक ही रास्ता है, ठीक है, एक ही रास्ता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो बच्चे ने ये फ्रेम कवर किया, उसके बाद उसने क्वेश्चन का आंसर किया, आंसर अगर गलत है तो अब उसे क्या किया जाता है, इसी फ्रेम को रिपीट करने के लिए कहा जाता है कि इस फ्रेम को दोबारा पढ़िए, दोबारा रिपीट कीजिए, ठीक है। गलत करने पर आप कभी भी दूसरे फ्रेम में पढ़ ही नहीं सकते प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, आपको पहले आंसर को राइट करना ही पड़ेगा, सही सीखना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट फ्रेम में भेजा जाएगा, नेक्स्ट वाला जो भी कंटेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंटेंट को लर्नर को फिर से रिपीट करना है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके हिसाब से? कंट्रोल प्रोग्रामर के पास है, जिसने इसको प्रोग्राम ऐसे किया है
क्या आप कभी भी गलत आंसर करके आगे तो बढ़ नहीं सकते। सही आंसर करने के लिए आपको दोबारा इसे समझने के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? बाहर से कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल है, इसलिए एक्सट्रिंसिक, बाह्य प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है और ब्रांच प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंट्रिंसिक होती है। तो ये थे हमारे इनोवेशंस इन टीचिंग टेक्निक्स के आपके एमसीक्यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आप और भी टॉपिक्स डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन मिल जाता है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी मेंबरशिप, और आप कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिटेल में वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारी अचीवर्स ऐप से कंप्लीट कोर्स को भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ करते हैं इन सभी की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।